नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के हमारे खास कार्यक्रम डिप्रेशंस के लॉकडाउन में। मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सिंह ठाकुर। सबसे पहले खास नज़र आज के इस कार्यक्रम पर। कभी सोचा नहीं था ऐसे दिन भी आएंगे, छुट्टियां होंगी पर मना नहीं पाएंगे, आइसक्रीम का मौसम होगा पर खा नहीं पाएंगे, रास्ते खुले होंगे पर कहीं जा नहीं पाएंगे, जो दूर रह गए हैं उन्हें बुला नहीं पाएंगे और जो पास हैं उनसे हाथ नहीं मिला पाएंगे, जो घर लौटने की राह देखते थे वो घर पर ही बंद हो जाएंगे, जिनके साथ वक्त बिताने को तरसते थे उनसे भी ऊब जाएंगे, क्या तारीख कौन सा वार ये भी भूल जाएंगे, कैलेंडर ही हो जाएंगे बेनामी, बस यूं ही दिन रात बिताएंगे, साफ हो जाएगी हवा पर चैन की सांस ना ले पाएंगे, नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट, चेहरे पर सिर्फ मास्क ढके नजर आएंगे, जो खुद को समझते थे बादशाह वो भी मदद के लिए हाथ फैलाएंगे, सोचा नहीं था कभी ऐसे दिन भी आएंगे। सर, आपसे पहला सवाल। सर, जब कुछ दिन पहले लॉकडाउन नहीं था तो हमारी हैबिट हो चुकी थी कि हमारे लिए खुद के लिए समय नहीं होता था, इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी थी, लेकिन अचानक कोरोना आया और उसने ब्रेक लगा दिया और लॉकडाउन हो गया। क्या इसका हमारे जीवन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, लॉकडाउन में हमारी अनियमित दिनचर्या हो गई, अनियमित खान पान हो गया, कहीं ना कहीं अक्रियाशील जीवन जो हमारा जीवन है वो अक्रियाशील हो गया और ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे समय में जब माहौल को नहीं बदल सकते तो क्या करें? तो सीधा सा उत्तर है, जैसा माहौल हो गया है वैसा ही स्वीकार करें, नहीं तो ये जो अचानक बदलाव के कारण स्ट्रेस हुआ है वह डिस्ट्रेस में बदल जाएगा। आप तनाव में आ जाएंगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको एकदम धड़कन होगी, लंबी लंबी सांसें लेने लगेंगे, बार बार दोहराएंगे, कोई ना कोई आपकी इंटरनल टॉक शुरू हो जाएगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें तरह तरह के विचार जन्म होंगे, उनको समाधान करने की कोशिश करेंगे, वो विचार फिर परेशान करेंगे, आप उन्हें फिर समाधान करने की कोशिश करेंगे, इस तरह एक अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। सर, आपसे दूसरा सवाल कि अभी के समय में, लॉकडाउन के समय में हमारे लिए किसी भी प्रकार का डिप्रेशंस हो रहा है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि हम अपने डिप्रेशंस की तुलना किसी और से करने लगते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि खुद के डिप्रेशंस की तुलना किसी और से करना ठीक है या नहीं? हमें यह तुलना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना तनाव अपना है। अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को ना तो अपने दोस्तों यारों से और ना कहीं फैमिली मेंबर से, इनके बीच नहीं बढ़ना चाहिए। ये आपको ही करना है। ये इंटरनल बिलीफ, ये आत्मविश्वास आप में ही डेवलप करना है। आपको रिसोर्सफुल बनना है, आपको मजबूत बनना है। आप यदि अंदर से मजबूत होंगे तो आप ना तो तनाव में आएंगे और बल्कि जो दूसरे लोग तनाव हैं उनको भी आप तनाव से बाहर निकाल देंगे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो डिप्रेशंस होता है और ये तनाव होता है, यह तनाव किस तरह के लोगों में ज़्यादा अधिक पाया जाता है? ये तनाव उन लोगों को अधिक सताता है जिनकी अपेक्षा से अधिक आवश्यकता होती है और रही है जिन मन में, उनको ये तनाव ज्यादा घेर लेता है। जिन्होंने वर्तमान में एक मोह पाल रखा है, जो वर्तमान की मोह में ही जीते हैं, अतीत में जिन्होंने काफी सुख भोगे हैं और एक भविष्य का डर जिन्हें बहुत ज्यादा सताता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन का असर फिजिकल हेल्थ पर किस प्रकार पड़ सकता है? ये लॉकडाउन का असर शरीर पे 3 तरह से पड़ता है। भावनात्मक असर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है और दिमाग पर भी असर पड़ता है। जब ये शरीर पर असर देता है तो लोगों के सिर में दर्द, अनचाही थकान, उनके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आने लगता है और तो और
उनकी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होने लगती है। सर, क्या इस लॉकडाउन के समय में हमारे शरीर पर या हमारे स्वभाव में भावनात्मक प्रभाव भी पड़ा है, और अगर पड़ा है तो किस तरीके से पड़ा है? सर, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, भावनात्मक असर से लोग अचानक चिंता करने लगे, बात बात में गुस्से में जा रहे हैं, एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं, या दुबक कर उदास होकर एक जगह गुमसुम बैठे रहते हैं। उनके चिड़चिड़ेपन में कहीं ना कहीं एक अनदेखा डर सा बैठने लगा। ये अच्छी स्थिति नहीं है, इससे जितने जल्दी उभरा जा सके उतना ही अच्छा। सर, जैसा कि आपने बताया कि लॉकडाउन का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ा है, तो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसका असर हमारे दिमाग पर किस तरीके से पड़ा है, और इस असर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सर डॉक्टर से अच्छा इस बात को और कैसे समझा सकता है? तो सर आपसे जानना चाहेंगे। दिमागी तौर पर यदि लॉकडाउन का असर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि लोग मन ही मन ये सोचने लगे हैं कि यदि मेरी नौकरी चली गई तो परिवार कैसे चलेगा, मुझे यदि कोरोना हो गया तो मेरा और मेरे घर परिवार का क्या होगा। वो लोग ऐसे समय में बंधुओं इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि गलत क्या है और सही क्या है। मित्रों, यहां तक उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया। ऐसे में कम इच्छा शक्ति वाले लोग नशा करने लगते हैं। अब वो नशे का रूप चाहे सिगरेट पीने से हो, चाहे शराब पीने से हो, या दिन रात टीवी की ही लत क्यों न पड़ गई हो, मोबाइल को सीने से चिपका के क्यों नहीं रखा हुआ हो, इस तरह की लत पड़ जाती। ये लोग अचानक उग्र हो बैठते हैं या चुपचाप मौन किसी कोने में बैठे रहते हैं। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन के समय में परिवार में अकेलेपन का डर सताने लगा है? ना जाने कितने वर्षों बाद लोग इकट्ठे होकर अपने परिवारों में ज्यादा समय के लिए मिले हैं। वो एक दूसरे के व्यवहार को नजदीक से उन्होंने देखा है, एक दूसरे का वो काम कर रहे हैं, एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं, कभी कभी तो अनचाहे एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में किस बात का डर? और यदि ये डर है तो बनावटी है। कैसे बनावटी? कि बस डर इस बात का है कि मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर जाने में अच्छा लगेगा। तो बंधुओं, बाहर तो मालूम ही है कि आपने अपने घर से बाहर पैर रखा कि आप एक लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेंगे, लांघेंगे, और आप हो सकता है कोरोना संक्रमित हो जाए। तो ये असर पड़ा है, अकेलेपन का असर हुआ है। कुछ लोग नहीं सहन कर पाए इसे, अभी भी गुमसुम है, और वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं। जो जो लॉकडाउन का समय नजदीक आ रहा है खुलने का, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, परिवार अगर छोटा हो या बड़ा हो, परिवार में छोटा मोटा डोमेस्टिक वायलेंस है, छोटी मोटी तनातनी, क्या डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है इससे? नहीं, ये छोटी मोटी तनातनी परिवारों में हमेशा चलती आई। परिवार यदि साथ रहेंगे तो कहते हैं बर्तन तो बजेंगे ही। आवाज तेज होगी थोड़ी बहुत, जो पड़ोसियों के घर तक सुनाई देने लगेगी। इस तनातनी से डिप्रेशन हो जाना, मैं नहीं समझता कि ये डिप्रेशन। रही बात डोमेस्टिक वायलेंस की, तो ये सिर्फ वहीं पर बड़े हैं जो अनचाहे पहले से ही अपने परिवार में रह रहे होंगे। वो कोई ना कोई चीज ऐसी छुपा के रखे होंगे अपने परिवार से, जो इन दोनों वो बाहर निकल के पूरी नहीं कर पा रहे। इस कारण वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रहे हैं,
या किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। लगातार देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार झूठी अफवाहें भी फैल रही हैं, जिससे बहुत से लोगों का माइंड डायरेक्शंस हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इन झूठी अफवाहों से कैसे बचा जा सके। मैं ये कहूँगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के डॉक्टर निमेश देसाई ने कहा है कि खबरें देखी जाए, जरूर देखी जाए, लेकिन दिन में एक बार। WHO तो 2 बार की भी बोलता है, लेकिन एक भी बार ही खबरें देख लें और ऑथेंटिसिटी के साथ देखी जाए। जैसे एक रितम ऐप करके है, उसे आप डाउनलोड करें। उसमें जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं, देश हित, राष्ट्र हित, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें खबर के दोनों पहलू साथ रहते हैं। तो आप रितम ऐप डाउनलोड करके खबरों की विश्वसनीयता के लिए वो जरूर देखें। आपको वो प्रत्येक राह दिखाएगा। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में हमें अपने जीवन की चिंता करनी चाहिए कि इस विश्व के बदलते स्वरूप की चिंता करनी चाहिए, कि ये जो जहान के बदलने की चिंता करनी चाहिए? सर, ये क्वेश्चन आपसे। ये बात सही है कि हमें अभी स्वास्थ्य की चिंता करना है। तो स्वास्थ्य की चिंता कैसी करें? स्वास्थ्य की चिंता तो अपना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के ही करी जा सकती है। अच्छा पोषण, अच्छी दिनचर्या, मेडिटेशन, योगा, जो आपको अच्छा लगता है उस रुचि में दिन भर उसमें आप लगे रहना, ये आपकी जान के लिए बहुत जरूरी है। आयुष मंत्रालय के हिसाब से कुछ गोलियां, कुछ काढ़े भी आए हैं, उनको भी ग्रहण करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वो भी आप ले सकते हैं और दूसरे लोगों को भी उसकी सलाह दे सकते हैं। ऐसे में आप अपनी जान की चिंता जरूर करें और अभी जहान की कुछ दिन चिंता से दूर रहें। ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि जहान की भी चिंता करनी पड़ेगी और वो जहान की चिंता धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। सर, देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय में कई परिवार और बहुत से परिवार इस देश के आर्थिक तंगी से गुजरने लगे हैं। तो ऐसे परिवारों को इस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? तो आर्थिक तंगी से इससे पहले भी हम अपने परिवारों में गुजर चुके होंगे, और यदि नहीं गुजर चुके होंगे तो 1-2 पीढ़ी या 3-4 पीढ़ी के पहले हमारे बुजुर्ग लोग घर में सुनाते हैं कि हम लोग पहले ऐसे थे, फिर धीरे धीरे मेहनत करके ऐसे आगे बढ़े। किर्लोस्कर पहले साइकिल का काम करते थे, फिर इतने बड़े। धीरू भाई अंबानी पहले ये थे, अब इतने बड़े आदमी हो गए। इस तरह की स्टोरी मेकिंग हमारे यहाँ चलती रहती है, और वो सत्य है कि हम अपना काम इस कोरोना की महामारी में अपने ABCD से शुरू करके फिर उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और यह हमें अपनी संस्कृति में अच्छी तरह बचपन से ही सिखाया जाता है कि चलना शुरू करो, हजारों रास्ते मिट जाएंगे, हम हजारों रास्ते नए बना लेंगे और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जीने के साधन होना चाहिए, जीने का लक्ष्य हो जाना चाहिए, रीजन टू लिव होना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने अपने रीजन टू लिव ये बनाया है सभी ने कि जब तक हम अपनी भारत माता को परम वैभव तक नहीं पहुंचा लेंगे, हम सांस नहीं लेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम अपने समाज को जब बेहतर नहीं बना लेंगे, हम अपनी माता के आंसू जब तक नहीं पहुंच लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये है रीजन टू लिव, ये है लक्ष्य। लक्ष्य इतना अच्छा होना चाहिए कि उससे हमारा समाज और हमारा देश हमेशा सर्वोपरि रहे। सर, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे
कि जिस कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन लगा है हमारे देश में, यह कोरोना वायरस पूरे ना कि हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है और धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तो लोग इस वायरस को दहशत का नाम दे रहे हैं, दहशत का दूसरा नाम दे रहे हैं कोरोना वायरस को। तो सर, इस पर मैं आपकी टिप्पणी और आपके सुझाव जानना चाहूँगा कि ये कहना सही है कि कोरोना वायरस दहशत का दूसरा नाम बन चुका है? तो मैं कहूँगा ये कोरोना बीमारी दहशत का दूसरा नाम नहीं है। ये पैंडेमिक हुई है, वैश्विक बीमारी। पहली बार कोई बीमारी ऐसी आई है जिसने पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले लिया है। लेकिन ये दहशत का दूसरा नाम फिर भी नहीं, क्योंकि यह यदि 100 लोगों को भी होती है तो 2 से 4 लोग ही हमारे बीच में अनुपस्थित होते हैं। जिनका भी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो सभी ठीक होते जा रहे हैं। ये 65 साल से ऊपर जो दूसरी बीमारियों से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अन्य बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, उनकी चूंकि प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसलिए उनको ये हो रहा है। यदि उनकी प्रतिरोधक क्षमता यदि अच्छी है और वो 70 और 80 साल के भी हैं तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए ये कहना अत्यंत गलत होगा कि ये दहशत का दूसरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।